गांव में एक बड़े परिवार में श्रेया नाम की एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटी गहना के साथ रहती थी। श्रेया के पति का देहांत हो चुका था। उनका पुश्तैनी लकड़ी के सामान बनाने का कारोबार भी बंद हो गया था। श्रेया ने गांव में छोटे मोटे काम करके अपनी बेटी गहना को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। गहना ने बड़े होने पर शहर में जाकर अपने लिए एक ऑफिस की नौकरी ढूंढ ली। माँ, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, घर पर आराम किया करो। मैं कमा रही हूँ, हम दोनों का खर्चा बड़े आराम से चल जाएगा। बेटी, मैं तुम्हारी कमाई नहीं खाऊंगी, तुम अपने पैसे बचाओ। अभी तक मेरी बूढ़ी हड्डियों में ताकत है, मैं घर का खर्चा संभाल लूंगी। माँ, क्या बेटी घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती? आप ही कहती हो, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। आपने कई साल तक मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और कमाने के लायक बनाया। अब मुझे भी अपनी जिम्मेदारी उठाने दो। लेकिन बेटी, लेकिन कुछ नहीं, अब मेरी बारी है, सब कुछ करने की तैयारी है। श्रेया ने बेटी की भावना का सम्मान करते हुए उससे मौन स्वीकृति दे दी। गहना ऑफिस का काम करने लगी और घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने लगी। वो कभी कभी ओवरटाइम भी कर लेती थी। गहना जब ऑफिस चली जाती तब श्रेया आसपास के घर का छोटा मोटा काम कर देती थी, लेकिन इस बारे में बेटी को भी कभी नहीं बताती थी। गहना की दोस्ती ऑफिस के एक लड़के आलोक से हो गई। वो उसके साथ गुलछड़े उड़ाने लगी। अपने कपड़ों, रेस्टोरेंट्स और फिल्म देखने पर पैसे खर्च करने लगी। उसकी माँ श्रेया को भी शक होने लगा। बेटी, आजकल तो बहुत बदल गई है, अनाप शनाप खर्च भी कर रही है। कहाँ जाती हो, कहाँ से आती हो, कुछ बताती भी नहीं हो। माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अच्छा बुरा समझती हूँ, मुझे टोकना बंद करो। घर के खर्चे में कोई कमी हो रही है तो बताओ। तुम्हारा जमाना बीत गया, अब हमारा जमाना आ गया है। श्रेया को गहना से इस तरह की बात की अपेक्षा नहीं थी। उसे बड़ा दुख हुआ। हाँ बेटी, मैं भूल गई थी कि तू अब बड़ी हो गई है, मुझसे ज्यादा जानती है। मैं पुरानी जमाने की हूँ, मेरी जानकारी भी पुरानी है। इतना कहकर श्रेया दुखी मन से दूसरे कमरे में चली गई। उसने रुपए बचा कर रखे थे, वो इकट्ठा किए हुए रुपए को गिनने लगी। उसी समय गहना ने छुपकर देख लिया। वो समझ गई कि माँ के पास बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। वो मन ही मन सोचने लगी कि माँ ने उसे इतने सारे रुपयों के बारे में कभी बताया नहीं। इतना सारा धन माँ के पास आया कहाँ से? ये बड़ा सवाल था। गहना के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो माँ से सवाल करने लगी। माँ, तुम्हारे पास इतने सारे रुपए इकट्ठे हुए हैं, फिर भी कभी बताया नहीं। मेरी तनख्वाह से भी बहुत सारा रुपए तुमने बचा कर रख लिया है। बिटिया, हमारे तुम्हारे पैसे हैं तो एक ही, मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है। मैंने सोच समझ कर ही बचत की है, तुम चिंता मत करो। मेरे ही सारे रुपए और मुझे नहीं बताया? बिटिया, कैसी बात कर रही हो? ये मेरा तेरा क्या है? श्रेया माँ को बहुत दुख हुआ। गहना के तेवर भी बदल गए थे। उसने माँ की भावना और योजना दोनों को नहीं समझा। दूसरे दिन श्रेया ने साहूकार से लिए हुए कर्ज की रकम जाकर उसे लौटा दी। श्रेया को पढ़ाने, उसका पालन पोषण और इलाज कराने में साहूकार से बड़ा कर्ज लेना पड़ा था। इस बारे में उसने गहना को कभी नहीं बताया था। वो अपने गम की छाया भी बेटी पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। इसके बाद भी श्रेया के पास रुपए बच गए थे जो वो गहना की शादी में खर्च करना चाहती थी। उसने गहना के लिए छोटे मोटे सोने के गहने भी बनवाए। वो अपनी बेटी को सोने के गहनों में सजा देना चाहती थी। दूसरी तरफ गहना गलतफहमी का शिकार होकर अपनी माँ के ऊपर ही शक करने लगी थी। एक दिन उसने माँ को बिन बताए ऑफिस के लड़के आलोक से भागकर शादी करने की मन ही मन योजना बना ली। उसने आलोक से बात भी कर ली। आलोक के कहे अनुसार उसने माँ के रखे हुए रुपए भी चुरा लिए और आलोक के साथ ही भाग गई। इधर जब गहना घर नहीं लौट कर आई तब माँ श्रेया चिंता में डूब गई। उसने जब सच्चाई जानी तो दुख से पागल हो गई।
उसके सारे रुपए भी चले गए थे। कुछ दिनों के बाद गहना और आलोक के रुपए खर्च हो गए। आलोक शादी के लिए तैयार भी नहीं हुआ। वो धूमधाम से शादी करने की बात करने लगा। अब गहना को आलोक की असलियत का पता चल गया। माँ श्रेया पागलों की तरह अपनी बेटी का इंतजार में चारों तरफ घूमने लगी। उसे कहीं भी गहना नजर नहीं आई। वो थक हार कर घर लौट आई। रात्रि में बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। वो अपनी बेटी के बारे में ही सोचती रही। सवेरे जैसे ही उसकी आंखों में नींद आई, उसने एक सपना देखा। सपने में देवी माँ ने उससे बातचीत की। श्रेया बेटी, तुम्हारे घर के कोठे पर एक बेड रखी हुई है। वो सोने और चांदी की बनी हुई है। उसके अंदर जादुई चमत्कारी शक्तियाँ हैं। वो तुम्हारी सारी दुखों का अंत कर देगी और तुम्हारी मन चाहे काम बनाएगी। तुम उसका लाभ उठाओ। सपना देखकर श्रेया चौंक गई। वो उठकर सीधे कोठे पर गई और उसने बेड को देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। वहाँ सोने और चांदी के रंग से चमक रहा था। श्रेया ने उसे छुआ और अपनी बिटिया गहना को पाने की ख्वाहिश की। इसके बाद चमत्कार हुआ और गहना उसके सामने रोती हुई हाजिर हो गई। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पर शक किया और एक धोखेबाज पर विश्वास किया। मुझे उसका फल भी मिल गया। मुझे सब कुछ ज्ञात हो चुका है। मेरी जिस माँ ने पाई पाई जोड़कर मेरे लिए इतना कर्ज लिया, मेरे विवाह के लिए धन इकट्ठा किया, मैंने उस पर ही शक करने का बड़ा पाप किया। मैंने रुपए चुराने का भी पाप किया। आप लोग चिंता मत करिए। श्रेया, तुम बहुत नेक दिल हो। तुम जो भी चाहोगी तुम्हें मिल जाएगा। गहना बिटिया की धूमधाम से शादी करो। जादुई बेड़ के चारों पाइयों से सोने के सिक्के गिरने लगे। श्रेया ने उन्हें एकत्र करके रख लिया। देवी माँ और जादुई बेड़ के कृपा से एक बहुत योग्य लड़का मिल गया, जिसके साथ गहना का विवाह संपन्न हुआ। उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। छोटा नागपुर नाम का एक बहुत ही मशहूर गांव था। वहाँ के सभी लोग काफी धनी और समझदार थे। वहाँ कभी कोई परेशानी आती तो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, क्योंकि वहाँ के सभी लोग की समझदारी उस समस्या को खत्म कर देती थी। उसी गांव में एक मिनी नाम की लड़की रहती थी। वह अपने परिवार के साथ काफी खुश थी, मगर उस गांव में कोई परिवार अगर धनी नहीं था तो वो मिनी का ही परिवार था। मिनी के पिताजी एक किसान थे और उनकी आमदनी उतनी ही थी कि जितने में उनका घर परिवार चल सके। मिनी को पूरे वक्त इस बात का दुख लगा रहता कि पूरे गांव में सिर्फ उसका ही परिवार गरीब क्यों है। मिनी की कद भी काफी छोटी थी। अपने दोस्तों में वह सबसे ज्यादा छोटी थी। यहाँ तक कि उससे कम उम्र के बच्चे भी मिनी के कद से बड़े थे। मिनी दिन रात अपने कद को बढ़ाने की कोशिश करने के लिए कसरत करती थी, मगर उसकी कद कभी नहीं बढ़ती थी। एक शाम मिनी अपने दोस्तों के साथ खेलने गई। वहाँ पहुँची तो उसने देखा सभी बच्चे पेड़ पर लटके हुए एक आम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मिनी भी वहाँ बाकी बच्चों के पास गई। दोस्तों, तुम सब ये क्या कर रहे हो? क्या आज हम सब खेलेंगे नहीं? नहीं, आज हम इसी आम को तोड़ेंगे मिनी। तुम आज घर चली जाओ। मगर मैं घर क्यों जाऊँ? मैं भी तुम लोगों के साथ आम तोड़ने की कोशिश करूँगी। मिनी की बात सुनकर उसके सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर मिनी ने पूछा, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? अरे मिनी, तुमसे अपने घर का दरवाजा नहीं खुल पाता और तुम आम तोड़ने की बात कर रही हो। जरा अपने कद को तो देखो। आखिर तुम आम कैसे तोड़ पाओगी? तभी लोग हंसने लगते हैं। मिनी सभी दोस्तों को हंसता देखकर बहुत दुखी होती है और वहाँ से भागकर घर चली जाती है। घर जाकर मिनी हर वक्त अपने कद के बारे में सोचती रहती है। फिर उसी रात उसके घर पर एक रिश्तेदार आते हैं। उनकी बेटी रैना भी उसी कद की थी जितनी की मिनी थी, मगर वह मिनी से काफी लंबी लग रही थी। बहन, तुम इतनी लंबी कैसे लग रही हो? अरे मिनी, तुमने मेरे हाई हील सैंडल नहीं देखे? देखो, इनकी वजह से ही मैं लंबी लग रही हूँ। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो ऐसे ही कोई हाई हील वाली सैंडल पहन लेती हूँ। इससे मेरा कद काफी लंबा लगता है। मिनी को यह सुझाव पसंद आया। रिश्तेदारों के जाते ही मिनी अपने पिता के पास से हाई हील सैंडल की मांग करना शुरू करती है। पिताजी, सभी मेरे कद को लेकर मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता
और आज तो उन लोगों ने मुझे मेरी कद की वजह से अपने साथ खेलने से भी भगा दिया। अगर मेरे पास ऐसी लंबी हील वाली सैंडल होगी तो मेरी कद भी बड़ी लगने लगेगी पिताजी। मीना, तुम तो हमारे परिवार की हालत समझती हो। हमारे पास खाने के लिए ही पैसे मुश्किल से आ पाते हैं। मैं तुम्हारी यह सब मांगे कैसे पूरा कर सकता हूँ? मिनी पिताजी की बातें सुनकर उदास हो जाती है, मगर अब मिनी के दिमाग में सिर्फ कहीं से भी एक हाई हील सैंडल पाने की चाहत होती है। एक शाम वह यही सोचते सोचते नदी के किनारे से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर गई। मिनी उसके पास जाती है। तब उसने देखा कि वहाँ कुछ और नहीं बल्कि हाई हील सैंडल थी। क्या यह तो एक हाई हील सैंडल है? यह किसकी है और यहाँ क्यों रखी है? मिनी काफी देर तक उसके मालिक को ढूंढती है, मगर उसे कोई नहीं दिखता। वह शाम ढलने तक वहीं बैठी सैंडल के मालिक का इंतजार करती है, मगर वहाँ कोई नहीं आता। ऐसा लगता है भगवान ने ये मेरे लिए भेजे हैं, वरना अभी तक तो ये जिनकी होती वो लेने से आ जाता। ऐसा सोचकर मिनी खुशी खुशी उस हाई हील सैंडल को लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचकर उसने उस सैंडल को छुपा दिया, क्योंकि उसको पता था अगर उसके घर में किसी को इसके बारे में पता चला तो वो इस सैंडल को वापस रखने के लिए कहेंगे। इसीलिए मिनी ने यह बात किसी को नहीं बताई और इसे छुपा कर रख दिया। अगले दिन मिनी घर से सैंडल को लेकर बाहर गई और अपने दोस्तों के सामने जाकर उसे पहन लिया और अपने बढ़े हुए कद को दिखाने लगी। देखो दोस्तों, तुम सब मेरा कितना मजाक उड़ाते थे। अब मेरी कद बड़ी हो गई है। अब मैं भी तुम लोगों के साथ आम तोड़ सकती हूँ। सभी दोस्तों को मिनी की सैंडल बहुत सुंदर लगी। सभी मिनी से उस सैंडल के बारे में पूछे जा रहे थे। मिनी, यह सैंडल तो काफी महंगी लग रही है। आखिर तुमने इसे कैसे खरीद लिया? क्यों? क्या मैं खरीद नहीं सकती? मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदा है। मिनी की यह बात सुनकर सभी दोस्त आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे गांव में सबसे गरीब मिनी का ही परिवार था। आखिर इतनी महंगी सैंडल तुम्हारे पिताजी ने कैसे खरीद ली? मिनी यह सब सवाल सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है और उसी नदी किनारे जाकर बैठ जाती है जहाँ पर उसे वह सैंडल मिली थी। मिनी सैंडल को गौर से देखने लगती है। आखिर तुम मेरी हो, यह सभी लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? काश मेरे पिताजी भी एक अमीर इंसान होते। बाकी गांव वालों की तरह तो मुझसे ऐसे सवाल कोई नहीं करता। मिनी ऐसा कहकर वहीं बैठकर रोने लगती है। कुछ समय बाद वह सैंडल छुपाकर घर चली जाती है। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसके पिताजी बहुत ज्यादा खुश थे। क्या हुआ पिताजी, आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं? हाँ मीना, आज मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है, जिसके वजह से हमारे पास भी बहुत पैसे आएंगे और साथ ही साथ उन्होंने मुझे अपने ही साथ काम पर रख लिया है। अब तो कुछ दिनों में ही हम भी गांव के बाकी लोगों की तरह अमीर हो जाएंगे। मिनी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने मांगा था। मिनी के पिताजी सच में कुछ ही दिनों में काफी पैसे कमाने लगे। मिनी फिर उस सैंडल को पहनकर गांव में घूम रही थी। तभी उसके दोस्त उसके पास आए और कहने लगे, क्या बात है मिनी, अब तो तुम्हारे पिताजी भी बहुत पैसे कमाने लगे हैं। अब तो तुम भी अमीर हो जाओगी। हाँ, मैंने कहा था ना, हम भी जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। और देखो, हम हो भी रहे हैं। अब हमारे पास भी बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी और सब चीजें हैं। बड़ा घर? लेकिन मिनी तुम्हारे पास तो जमीन ही नहीं है, तो बड़ा घर कहाँ बनाओगी? अब क्या इतनी जल्दी तुम्हारे पिताजी जमीन खरीद लेंगे? उसके दोस्तों ने कड़वे शब्दों में कहा। हाँ, वे भी खरीद लेंगे, तुम लोग देख लेना। लेकिन मिनी भी यह बात सोचने लगी। यह बात तो सही है, इतनी जल्दी पिताजी जमीन कैसे खरीद लेंगे? और अपने सैंडल को देखते हुए बोली, काश कुछ ऐसा हो जाता कि पिताजी को बना बनाया हुआ एक बड़ा सा घर मिल जाता, तो पिताजी को जमीन भी नहीं खरीदनी पड़ती। इतना सोचकर वह घर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपने पिताजी को ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं दिखे। काफी रात हो गई तो मिनी सो गई। सुबह उठी तो देखा उसकी माँ सामानों को बांध रही थी। यह देखकर मिनी ने अपनी माँ से पूछा, माँ हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटी, तुम्हारे रात में सो जाने के बाद तुम्हारे पिताजी आए थे। उन्होंने बताया कि अब हमें बड़ा घर मिल गया है रहने के लिए। तुम्हारे पिताजी के काम से उनके मालिक बहुत खुश हो गए और उन्होंने तुम्हारे पिताजी को अपने साथ ही रहने के लिए कहा है। इसी वजह से उन्होंने हमें अपने बगल वाला बड़ा घर दे दिया है और हम वहीं रहेंगे।
मिनी माँ की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए अपने दोस्तों को बताने के लिए चली जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, हमारे पास भी जल्दी ही बड़ा घर होगा, और देखो हम आज ही बड़े घर में जा रहे हैं। सभी दोस्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आखिर कौन सा मंत्र पढ़ रही हो मिनी, जो तुम आजकल जैसा कहती हो अगले पल वैसा ही हो जाता है। अब एक काम करो, आज ये भी कहते हुए जाओ कि तुम्हारी कद भी बढ़ जाए, क्योंकि अब यही कमी रह गई है। मिनी भी इस बात को सोचने लगी और कहती है, सही में अब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी कद भी बढ़ जाए तो मुझे कभी कोई किसी बात के लिए परेशान नहीं करेगा। वह अपने परिवार के साथ अपने नए घर में चली जाती है। वह अपनी सैंडल को भी नए घर में लेके जाती है। वहाँ पर भी उसने उसे छुपा कर रख दिया। मिनी जब अगले दिन उठी तो उसने महसूस किया कि उसकी कद थोड़ी सी बढ़ी हुई है। मिनी खुशी से नाचने लगी और हर जगह सिर्फ यही कहती जा रही थी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, मिनी की कद बढ़ती गई और अब उसके पास काफी अच्छी खासी कद हो गई थी। अब मिनी के पास वो हर चीज थी जो वह अपनी जिंदगी में चाहती थी। मगर काफी दिन बीत गए, मिनी ने उस सैंडल को देखा तक नहीं। एक दिन मिनी की माँ को घर की सफाई करते वक्त वह सैंडल मिला। उसने मिनी से पूछा उस सैंडल के बारे में। माँ, ये सैंडल तो मेरी किसी दोस्त का है, मैं उसे आज ही दे दूंगी। ओह, अब मुझे इस सैंडल की क्या जरूरत है? मैं इसे छुपाकर क्यों रख रही हूँ? अब मैं इसे वहीं रखाती हूँ जहाँ से मैं लाई थी। मिनी नदी के किनारे जाती है और उस सैंडल को वहीं फेंक कर आ जाती है। तभी उसमें से एक आवाज आती है, यह तुमने सही नहीं किया मिनी। तुमने मुझसे जो भी मांगा मैंने तुम्हें अगले ही दिन दिया, मगर आज जब तुम्हारे पास सब कुछ आ चुका है तो तुम मुझे फेंकने जा रही हो। मिनी बहुत डर जाती है। क्या यह सारी चीजें तुमने किया है? लेकिन तुम कैसे कर सकती हो? तुम तो एक मामूली सैंडल हो ना। मैं जा रही हूँ, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मिनी वहाँ से जाने लगती है तो सैंडल कहती है, रुको मिनी, मैं कोई मामूली सैंडल नहीं हूँ। मैं एक जादुई सैंडल हूँ जो परेशान लोगों की मदद करती है। लेकिन तुम स्वार्थी लड़की हो जो अपना काम होते ही चीजों को फेंक देती हो। मैं अभी तुमसे तुम्हारी सारी चीजें छीन लूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में कुछ ज्यादा ही अंधी हो गई थी। मेरा परिवार बहुत ही मुश्किलों के बाद अच्छा जीवन जी रहा है। तुम मुझे सजा दे दो, मगर मुझसे ये सब मत छीनो कृपा करके। सैंडल को मिनी पर दया आ जाती है। ठीक है, मैं तुमसे एक भी चीज वापस नहीं लूंगी, मगर तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। हाँ हाँ बताओ, क्या करना है? आज से तुम्हें अपनी सभी चीजों की कद्र करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमसे सब छीन लूंगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। आज से मैं अपनी चीजों की कद्र करूंगी। ठीक है, अब तुम जाओ। मिनी सैंडल से माफी मांगकर उसे अच्छे से रखकर चली जाती है। अब मिनी का भी परिवार बाकी गांव वालों की तरह ही हो चुका था। मिनी अब सभी चीजों की कद्र करने लगी है और वह सैंडल भी जरूरतमंद लोगों की मदद करती ही जा रही है।